नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ संधि भाग 2 यानी कि संधि का पार्ट 2 व्यंजन संधि। तो इसके पहले के भाग में हम सभी स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसमें हमने आपको यह बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और उसका परिवर्तन किस किस प्रकार से वर्णों में होता है। इसके बाद संधि को पहचानने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिन्हें आप देखते ही संधि को पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि संधि किसे कहते हैं। तो दो परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बारे में हमें यह जानना जरूरी है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह व्यंजन संधि है। तो यदि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आए, क्या आए? कोई भी स्वर आए। जैसे स्वर आपके कितने हैं? तो 11 आपके स्वर हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी अगर आपके व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आए या स्वर ना आकर के कोई भी व्यंजन आए, क्या है? किसी व्यंजन वर्ण के बाद या तो कोई स्वर आए या कोई व्यंजन वर्ण आए, तो उससे जो शब्द में विकार उत्पन्न होगा, अगर बात करूं परिवर्तन होगा, उसे व्यंजन संधि के नाम से जाना जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम होते हैं और किन किन नियमों के आधार पर वर्णों का परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले नियम है आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए, एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को यह लगता है कि संधि बहुत कठिन है और उन्हें समझ में नहीं आएगी, इससे पहले उन्होंने कई बार पढ़ा है लेकिन इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो यकीन मानिए यह सिर्फ आपके लिए ही है। यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि आप आज के बाद संधि को भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इत्मीनान से, तसल्ली से वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा वह व्यंजन संधि से बनने वाला कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेगा। तो पहला नियम है हमारा वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब मैंने सबसे पहले जब हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि वर्ग आपके कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ग आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो किसी भी वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो एक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का, यानी पहला वर्ण कौन सा होगा आपका? तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होगा? का। चा वर्ग का पहला वर्ण चा, और इसके बाद ता वर्ग का पहला वर्ण ता। इसी प्रकार आपके 5 वर्णों का जो पहला अक्षर है उसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाएगा, यानी कि उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। यदि आपका का दिया गया है तो का के बाद खा और गा। का वर्ग में आपका तीसरा वर्ण कौन सा होगा? गा होगा। तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में हो जाएगा। अब चा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? तो चा, छा, जा। यदि चा है तो चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। ये तो रही आपके नियम की बात। अब इसे विस्तार से देख लेते हैं। का, चा, टा, ता, पा। मैंने अभी आपको बताया था कि 5 वर्ग हैं। कुल कितने वर्ग हैं? तो कुल 5 वर्ग हैं। और 5 वर्गों में का, चा, टा, ता, पा का मेल, इन 5 वर्गों के प्रथम वर्ण का मेल, जो फर्स्ट वर्ण है आपका, इन 5 वर्णों के जो पहले पहले अक्षर हैं, इनका मेल अगर किसी स्वर, किससे होगा? किसी स्वर से होगा। अब स्वर आपका कोई भी स्वर हो सकता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, कोई सा भी स्वर हो सकता है। री से ऋषि किसी से भी आपका अगर मेल होता है, या कॉमा लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि
वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल अगर किसी स्वर से होता है, या वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि गा, जा, डा, बा और दा से होता है, या चौथे वर्ण यानी कि घा, झा, ढा, धा और भा से होता है। चौथा वर्ण आपका कौन सा होगा? देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको हिंदी वर्णमाला डिटेल में पढ़ा रखी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपको ये वर्ग और वर्ण, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, इनसे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। तो अगर किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी स्वर से हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या वर्ग के चौथे वर्ण से हो, या इन तीनों से ना होकर के अंतस्थ वर्ण से हो। अब अंतस्थ वर्ण आपके कौन से हैं? यानी कि या, रा, ला और वा, इनसे हो जाए। इनमें से कोई भी किसी भी के साथ अगर का, चा, टा, ता, पा का मेल होता है तो आपका पहला वर्ण यानी कि का, चा, टा, ता और पा जो है यह अपने ही वर्ग के यानी कि का है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि गा में, अगर चा है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि जा में, टा है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि डा में, इसके बाद ता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि दा में, और पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि बा में बदल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस नियम को समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसे मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पूरे नियम को, पूरे विस्तृत नियम को बहुत ही आसान और सरल तरीके से एक ही लाइन में समझाने की कोशिश की है कि अगर का, चा, टा, ता, पा वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल यानी कि इसमें अगर जुड़ जाए, मेल किया जाए किसका? तीसरे वर्ग का, या चौथे वर्ग के वर्ण का, या अंतस्थ वर्ण का, तो आपका इन तीनों में से किसी का भी अगर मेल किया जाएगा, इन तीनों में से किसी का भी मेल का, च, ट, त, पे से किया जाएगा तो आपका हर स्थिति में का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी कि का गा में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में और पा का बा में परिवर्तन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस नियम को अब आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इस नियम से बनने वाले उदाहरणों को भी ध्यान से देख लेते हैं। देखिए मैं मान सकती हूँ कि मैं एक ही चीज़ को 2 बार, 4 बार, 10 बार बताती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में समझेंगे, 3 बार में समझेंगे, 4 बार में समझेंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके देख लीजिए। यकीन मानिए आपको व्यंजन संधि से बनने वाले किसी भी प्रश्न में समस्या नहीं रहेगी। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने उदाहरणों पर। जो नियम हमने ऊपर पढ़ रखा है, अब हम देखते हैं क्या हमारे उदाहरण इस नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है दिक् धन गज। क्या पढ़ा है? दिक् धन गज, और दिक् धन गज मिलाकर के हो गया है दिग्गज। क्या हो गया है? दिग्गज। अब आप देखिए यहाँ पर वर्ण आपका कौन सा दिया गया है? का वर्ण। कौन सा वर्ण दिया गया है? का वर्ण। और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? गा। क्या दिया गया है? गा। तो आपका नियम क्या कह रहा था कि अगर का, चा, टा, ता, पा का मेल वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए तो का जो है परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अपने ही वर्ग के गा में हो जाएगा। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर गा पर, जा पर और डा, दा, बा सभी पर हलंत लगी हुई है, और इस हलंत का मतलब होता है कि यह वर्ग आधे होते हैं। कैसे होते हैं यह वर्ण? आधे होते हैं। किसी भी वर्ण में अगर हलंत लगा दी जाती है तो उसका अर्थ हो जाता है कि यह वर्ण ह्रस्व रूप यानी कि अपने लघु रूप में लिखा हुआ है, और अगर हलंत नहीं लगाई जाती है तो वह वर्ण पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हलंत लगी हुई है, इसका मतलब है जो का है यह आधा लिखा हुआ है, यह पूर्ण का नहीं लिखा हुआ है। तो अब का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अभी आधा का लिखा है तो इसका परिवर्तन आधे गा में ही होगा। और आधा गा हम कैसे लिखेंगे? पूरा गा हम गा में, यह एक कही जाए मात्रा जो आ की होती है, यह जब लगाते हैं तब इसे गा पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से गा बनाते हैं तो यह हमारा आधा गा पढ़ा जाता है। तो यह कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी कि यह आधा गा यहाँ पर क्यों आया है। अगर यहाँ पर पूरा का होता तो यहाँ पर पूरा गा आता, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आधा का आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आधा गा आया हुआ है। अब अगर आपको यह विच्छेद ना दे करके सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप आसानी से बता लेंगे कि जो गा है वह अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में जाएगा यानी कि का में जाएगा, और गा कैसा है? आधा है। तो दिक् धन गज, दिक् धन गज बराबर दिग्गज। नेक्स्ट उदाहरण है आपका अच धन अंत यानी कि अजंत। क्या है? अजंत। अच धन
अंत। अब देखिए चा आपका कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, चा आपका वर्ग का पहला वर्ण है और इसका जो मेल है वह किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। आ आपका क्या है, व्यंजन है या स्वर है, तो आ आपका स्वर है, तो चा का मेल आ से हो रहा है। और हमने ऊपर ही पढ़ा था कि किसी भी स्वर से अगर का चा टा ता पा का मेल होता है तो भी इसका जो परिवर्तन है वह वर्ग के तीसरे वर्ण में ही हो जाता है। तो देखिए चा का परिवर्तन किस में हो रहा है, चा छा जा, तो चा का परिवर्तन जा में हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सट धन आनन, तो सट धन आनन, अब टा का तीसरा वर्ण क्या होता है, डा, तो सट धन आनन बराबर सडानन। अब टा का मेल आपके आ से हो रहा है तो टा का क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा, तो सडानन यहाँ पर आपका संधि विच्छेद पूरा कर देगा। नेक्स्ट है आपका सत धन गुण, तो ता आपका कैसा वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल किससे हो रहा है, तो इसका मेल हो रहा है आपके वर्ग के तीसरे अक्षर से। और अगर स्वर की बात की जाए तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो चाहे वर्ग का तीसरा अक्षर आए, चाहे कोई भी स्वर आ जाए या का चा टा ता पा के साथ किसी का भी मेल होगा तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यह बात मैं बार बार कह रही हूँ। तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में। एक लास्ट उदाहरण आप और देख लीजिएगा, अप धन धी, क्या है, अप धन धी। अब पा आपके वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पर ई यानी कि आपका स्वर भी आया हुआ है और धा यानी कि आपका कौन सा वर्ण आया हुआ है, तो ता था दा धा वर्ण आया हुआ है और धा आपका कैसा वर्ण है, तो चौथे वर्ग का वर्ण है। और यह हमारे नियम में भी बताया गया था, या तो तीसरा वर्ग का वर्ण है या चौथे वर्ग का वर्ण है या तो अंतस्थ यानी कि यारा लावा है या तो कोई स्वर आए। तो किस में परिवर्तन होगा, हर स्थिति में आपके पा वर्ग का जो परिवर्तन है वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि बा में हो जाएगा। अब पा आपका हलंत सहित है इसीलिए यहाँ पर आपका आधा बा लिखा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो एक बार क्विक और फास्ट रिवीजन का वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा। तो अब आंख बंद कीजिए और सिर्फ एक लाइन मेरे साथ बोलिए कि अगर का चा टा ता पा का किसी भी स्वर वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या अंतस्थ से मेल होता है तो हमेशा 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 वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो भी वर्ग का पहला अक्षर दिया है उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह नियम आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नियम, यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होगा, कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी, यदि का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर आए, तीसरे वर्ग का वर्ण आए, चौथे वर्ग का वर्ण आए या अंतस्थ आए या स्वर आए, तो इन सब के बाद क्या होगा, वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब जो वर्ग का पहला वर्ण है यानी का चा टा ता पा, इसका परिवर्तन वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि इंग्या वाणा और ना में किस प्रकार किया जाता है, कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब इनका परिवर्तन इंग्या और अणा ना वा मा में कर दिया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। का चा टा ता पा में यदि का चा टा ता पा का मेल यदि किसी अनुनासिक वर्ण, अब अनुनासिक वर्ण में भी आप एक चीज़ याद रखेंगे कि केवल ना और माँ, यदि आपका का चा टा ता पा ना और माँ से मिल रहा है तो इस ना और माँ का जो परिवर्तन है वह हमेशा अणा वा ना और ना में हो जाएगा। तो चलिए हम इस नियम के भी उदाहरण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक धन मैं, क्या है, वाक धन मैं। अब देखिए का आपके वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। तो जब इसका मेल माँ से हो रहा है तो जब हमेशा मैंने आपको क्या बताया है, का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ड़ा में, चा का वा में। अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर, जो भी प्रथम वर्ण आएगा वह अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर लेगा। तो का पांचवा अक्षर क्या होगा, ड़ा। तो वाक धन मैं बराबर क्या हो जाएगा, वाड मैं। अब देखिए का किस में परिवर्तन हो गया है, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। अब हम देख लेते हैं सट धन मुख। अब टा आपका वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल किससे हो रहा है, माँ यानी कि अनुनासिक से हो रहा है। तो इसका वर्ण का परिवर्तन किस में होगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो टा का
पांचवा अक्षर क्या होगा, षड धन मुख बराबर षडमुख। टा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में हो गया है। अब हम देखेंगे जगत धन नाथ। क्या देखेंगे, जगत धन नाथ। अब देखिए ता भी आपके वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक वर्ण यानी कि ना या माँ से हो, तो यहाँ पर आपका ना से हो रहा है। तो जब ना से इसका मेल हो रहा है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में, यानी कि ता था दा धा ना। अब देखिए जब आपका जो ता वर्ग है उसका पंचमाक्षर भी क्या आता है, ना ही आता है और इसका मेल भी ना से हो रहा है। तो जब ये ता आपका आधा लिखा हुआ है तो इस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधे ना में हो जाएगा। तो जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। किस प्रकार हुआ, तो ये आधा ता जो है आपका, इसका परिवर्तन आपके ता वर्ग के ही पंचमाक्षर में हो जाएगा। तो यह आधा ता आधे ना में बदल जाएगा। तो जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चित्त धन मय। अब देखिए ता का मेल आपके अनुनासिक वर्ण यानी कि माँ से हो रहा है। अभी अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा है कि काचा टाता पा का मेल अनुनासिक वर्ण ना या माँ से होता है, तो यह सभी वर्ण क्रमशः अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। तो अब यह ता अपने ही वर्ग के जब पंचमाक्षर में बदलेगा यानी कि ना में बदल जाएगा। अब ये ता आपका हलंतम रूप में लिखा है यानी कि लघु ह्रस्व रूप में लिखा है, तो ये आधा ता आपका किस में बदलेगा, ठीक ऊपर ही तरह की तरह यह आधा ता आधे ना में बदल जाएगा। तो चित्त धन मय बराबर चिन्ह मय। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये दोनों ही नियम यानी कि वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना और वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना समझ चुके होंगे। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए ताकि आप आगे के जो भी नियम पढ़ें तो पीछे के नियमों का बिल्कुल भी ना भूलें और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो पहला नियम था आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि आपके का चा टा ता पा मा के बाद यदि किसी भी प्रकार का स्वर आता है या वर्ग का तीसरा वर्ण आता है या चौथा वर्ण आता है या अंतस्थ वर्ण आते हैं, इसका मेल आपके का चा टा ता पा से होता है, तो हमेशा आपके का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा नियम था वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो जो भी वर्ग के आपके पहले वर्ण है यानी कि का चा टा ता पा, इनका मेल अगर किसी भी अनुनासिक वर्ण से होता है यानी कि ना और मा से होता है तो यह प्रत्येक प्रथम वर्ण आपके अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह दोनों नियम आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं अपने नियम नंबर 3 की तरफ। तो देखिए नियम नंबर 3 है आपका छा संबंधी नियम, यानी कि छा से छाता संबंधी नियम आपका चालू होने वाला है। तो एक चीज़ तो मैं यह बता दूं आपको, जो लोग ये आधा अधूरा वीडियो देख करके चले जाते हैं तो यकीन मानिए आधा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आप जितना सीखिए पूरा सीखिए, अंत तक देखिए, यकीन मानिए थोड़ा तो भरोसा कर करके देखिए। दिन में 24 घंटे हैं, मानती हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया तो बहुत ही ज़्यादा अगर आपका समय व्यर्थ जाएगा तो 20 मिनट या 30 मिनट, इतने में आप बहुत कुछ नहीं कर लेंगे। लेकिन एक बार अंत तक देखकर तो ये एहसास कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ वीडियो को पुश किया, देखा और छोड़ करके चले गए। अंत तक रहिए, देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। तो छा संबंधी नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। हश्व स्वर आपके कौन से होते हैं, यानी कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री से ऋषि और ए से एड़ी। तो हश्व स्वर कोई भी जो भी आपके हश्व स्वर हैं पांचों या बड़ा आ, देखिए हश्व स्वर के साथ क्या आएगा, बड़ा आ। अब इसका मेल अगर छा से हो जाता है, किसी भी हश्व स्वर या दीर्घ में आपके बड़े आ का मेल छा से हो जाने पर हमेशा 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 जो यह छा है आपका चा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि बात की जाए कि चा जो आपका छा है वह चा में पूर्ण रूप से परिवर्तित ना होकर के छा के पहले आ जाता है। तो अब एक बार फिर से आप नियम को समझ लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया जा रहा है कि जो छा है इसका मेल अगर किसी हश्व स्वर से हो या बड़े आ से हो तो छा के पहले हमेशा चा जुड़ जाता है। छा के पहले हमेशा क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, छा का मेल अगर किसी भी स्वर से हो या दीर्घ बात करूं बड़े आ से हो तो छा के पहले हमेशा आधा चा जोड़ दिया जाता है। चलिए एक बार इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो
अब देखिए, वैसे भी आपके जब आप ओलम पढ़ते हैं तो चा पहले आता है या छा पहले आता है? तो चा पहले आता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कि जब छा संबंधी नियम, कभी भी आपका छा संबंधी कोई भी वर्ण आ जाए और वहाँ पे आपको जो है छा के पहले क्या लगाना है, तो छा के पहले उस वर्ग का पहला ही अक्षर तो आएगा, तो चा आएगा। चा हमेशा पहले आता है। इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। अब है आपका उदाहरण अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, अगर छा के पहले या बात करूँ छा का मेल आपका किसी भी स्वर से हो, किससे हो? किसी भी स्वर से, और वो स्वर भी आपका कैसा होना चाहिए? हर्ष स्वर होना चाहिए। और अगर दीर्घ स्वर हो तो उसमें सिर्फ आपका बड़ा आ हो, अन्यथा कोई भी स्वर ना हो। तो किसी भी स्थिति में अगर छा का मेल हर्ष स्वर या बड़े आ से होगा तो छा के पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। अब देख लीजिए, छा का जो मेल है वह किससे हो रहा है? छोटे ऊ से हो रहा है ना। अनु में आपके किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की, यानी कि ह्रस्व ऊ की। तो छा का मेल ह्रस्व ऊ से हुआ तो छा के पहले क्या लगा दिया गया? आधा चा। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। नेक्स्ट है आपका विधन छेद बराबर विच्छेद। अब देखिए, छा का मेल किससे हो रहा है? ह्रस्व ई से हो रहा है, यानी कि छोटी ई से छा का मेल हो रहा है, इसलिए छा के पहले क्या लगा दिया गया है? आधा चा। अब अगर सिर्फ आपको शब्द दे दिया जाए और विच्छेद पूछ लिया जाए, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? अब आप देख रहे होंगे कि आपको शब्द में छा दिखाई पड़ रहा है और आपने यह नियम पढ़ रखा है कि जब छा के पहले आधा चा आता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पहले ह्रस्व स्वर आया ही होगा। तो अब ह्रस्व स्वर का मेल छा से हो रहा है, यानी कि चा आपका कैसा हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। चा तो आपका आगम हुआ है ना, आया है। क्यों आया है? जब इसका संयोग किया गया है, और जब विच्छेद किया जाएगा तो चा हट जाएगा। तो अगर आपको शब्द दे करके विच्छेद पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अनुधन छेद, विधन छेद। अगला है आपका स्वाधन छेद बराबर स्वच्छंद। स्वाधन छेद बराबर स्वच्छंद। अब देखिए, यहाँ पर आपका वा आया हुआ है और वा में आपके हमेशा मैंने कहा है जब कोई वर्ण हलंत्यम रूप में लिखा होता है इसका मतलब होता है कि वह आधा लिखा है, जबकि वा आपका कैसा लिखा हुआ है? हलंत्यम रूप में नहीं लिखा है, इसका मतलब वा आपका पूरा लिखा हुआ है। और किसी भी व्यंजन वर्ण में हमेशा स्वर का लोप होता है, लोप होता है नहीं, स्वर का हमेशा बात करूं स्वर हमेशा उसमें विद्यमान होता है। तो वा में आपके छोटे आ विद्यमान है, तो छा का मेल छोटे आ से हो रहा है, इसलिए आपके छा के पहले चा लिख दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। छा के पहले आपके चा का आगम हो जाएगा। हिंदी में आगम का मतलब होता है किसी वर्ण का आना और लोप का मतलब होता है किसी वर्ण का चले जाना। तो जब छा के पहले आपके छोटा आ आया है तो चा का आगम हो जाएगा छा के पहले, यानी छा के पहले आधा चा जोड़ दिया जाएगा। फिर आया आपका परिधन छेद। अब देखिए, इसी प्रकार छा के पहले क्या आया हुआ है? छोटी ई, यानी कि ह्रस्व ई। तो अब आपका जो ह्रस्व ई आया हुआ है, इसलिए आपका परि और छेद के बीच में क्या आ जाएगा? आधा छा। तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यह छा संबंधी नियम यानी कि नियम नंबर 3 भी आसानी से समझ चुके होंगे। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि कभी भी कोई चीज़ पढ़ें तो तुरंत पीछे वाली चीज़ को रिवाइज करें, जिससे आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो पहला हमने नियम पढ़ा था कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किन किन स्थितियों में? तो पहले वर्ण यानी कि का चा टा ता पा का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में इस स्थिति में होगा जब इन वर्णों का मेल अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में या चौथे वर्ण में या अंतस्थ वर्ण में या किसी स्वर से होता है, तो इसका जो परिवर्तन है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन वर्ग के पंचम अक्षर में होना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर वर्ग के प्रथम अक्षर यानी कि क च ट त प के बाद उसका मेल किसी भी अनुनासिक वर्ण, और अनुनासिक वर्ण में भी मूलतः ना और मा से होता है, तो ये का च ट त प अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। फिर हमने छा संबंधी नियम पढ़ा कि अगर छा के बाद बात करूँ छा का मेल किसी भी स्वर से होता है या स्वर भी कैसा आपका ह्रस्व स्वर, छा का मेल किसी भी ह्रस्व स्वर से होता है या दीर्घ में सिर्फ बड़े आ से होता है, दीर्घ में और सभी स्वरों को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ बड़े आ को लिया जाएगा। तो छा का मेल अगर किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ से होता है तो छा के पहले हमेशा 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 आधा चा जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अब तक आप तीनों नियम समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं
अपना नियम नंबर 4 यानी कि ता संबंधी नियम। अगर मैं कहूँ तो लोगों का अधिकतर मानना है कि ता संबंधी नियम व्यंजन संधि का सबसे कठिन नियम है, और मैं कहती हूँ कि ता संबंधी नियम से बड़ा कोई भी सरल नियम नहीं है। तो पूरी संधि, स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, इन पूरी संधियों में सबसे सरल नियम अगर आपका कोई है तो व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम। तो चलिए इसे भी एक साथ देख लेते हैं। इसे मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि एक ही बार में हम सारी चीज़ों को समझ जाएं। ता संबंधी नियम में है ता के बाद यदि, ता के बाद यदि। अब क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ता के बाद यदि चा है और छा है। क्या है? चा है और छा है। ता के बाद यदि चा और छा आता है तो इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? ता के स्थान पर चा हो जाता है। क्या हो जाता है? चा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जा और झा, यानी कि ता के बाद यदि जा और झा आएंगे तो ता का परिवर्तन जा में हो जाएगा। अगर ता के बाद टा और डा आएंगे तो आपके टा और डा का परिवर्तन, ता का परिवर्तन क्रमशः ह्रस्व टा में और डा का परिवर्तन क्रमशः ह्रस्व ड़ा में हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। अब इसे मैं ट्रिक से बता देती हूँ। ता के बाद यदि आपके चा और छा आएंगे तो भैया हमें यह बताना कि चा पहले आता है या छा बाद पहले आता है। तो चा हमेशा वर्णमाला पढ़ने पर पहले आता है। तो ता के बाद यदि चा और छा आएंगे तो ता का परिवर्तन किस में होगा? जो बड़ा होगा उसी में तो होगा। तो पूरे वर्ग में, चा वर्ग के पूरे वर्ग में सबसे बड़ा वर्ण कौन सा है? चा है। वह पूरे वर्ग का नेतृत्व कर रहा है, पहला वर्ण है, तो छा के पहले आता है, छा से बड़ा है। तो ता का परिवर्तन किस में होगा? चा में होगा या छा में होगा? तो जो बड़ा है पहले उसी की बारी तो आएगी। तो ता वर्ग के ता का मेल, अगर यदि बात करूं ता के बाद चा और छा आता है तो ता का परिवर्तन हमेशा चा में हो जाएगा। जो बड़ा है पहले उसकी बारी आएगी। फिर अगर ता के बाद जा और झा आता है तो यही कंडीशन आपकी इसमें भी है कि भैया जा पहले आता है वर्णमाला में या झा पहले आता है? तो जा पहले आता है। तो जो पहले आता है तो पहले उसी को तो वरीयता दी जाएगी। तो ता के बाद अगर आपके जा और झा आता है तो ता का परिवर्तन क्रमशः झा में हो जाता है, सॉरी जा में हो जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए अगर कुछ गलत निकल गया हो, कि ता के बाद यदि जा और झा आता है तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। क्यों हो जाता है इसे ट्रिक से भी समझ लीजिए, क्योंकि जो बड़ा होगा पहले उसी को वरीयता दी जाएगी। किसी भी काम में बड़े को पहले पूछा जाता है तो ता का परिवर्तन किस में होगा? जा में हो जाएगा। और अगर चा और छा आएंगे तो ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। अब अगर टा और डा आते हैं, यानी कि किसी भी संधि में, किसी भी संधि शब्द में अगर आपके ता के बाद टा और डा आता है तो इसमें ता का परिवर्तन ना तो टा में होगा ना डा में होगा, बल्कि टा का परिवर्तन जो है वह किस में हो जाएगा? अपने ही ह्रस्व टा में, और डा का परिवर्तन अपने ही ह्रस्व डा में हो जाएगा, यानी इसका हलंत्यम रूप आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह तीनों बातें आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट नियम की ओर। इसी का अगला नियम है कि यदि ता के बाद यदि ला आता है, क्या आता है? ला आता है, तो इस ला का परिवर्तन ह्रस्व ला में हो जाएगा, यानी कि आधे ला में हो जाएगा। और अगर शा आता है तो ता के बाद यदि सा सल्जम, यानी कि यह आपका शा आता है, ह्रस्व शा, तो इसका परिवर्तन आपके ता में हो जाएगा। और अगर चा आता है ता के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यदि ता के बाद शा सल्जम आता है तो ता का जो परिवर्तन है वह चा में हो जाता है। किस में हो जाता है? चा में, वो भी ह्रस्व चा में। और जो सा है आपका ह्रस्व सा, इसका परिवर्तन छा में हो जाता है। देखिए अभी हमने ऊपर के नियमों में जो कुछ भी पढ़ा था उसमें सिर्फ ता की जगह परिवर्तन हो रहा था। अभी उसके बाद यहाँ पर सा में, यानी कि ता के साथ में जो वर्ण आया है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यह नियम और ये नियम, इनसे थोड़ा डिफरेंस है। तो इसे आसानी से समझ लीजिए कि यदि ता के बाद शा आता है तो ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में हो जाता है। फिर अगर ता के बाद आपका हा आता है, ता के बाद हा आता है तो ता का परिवर्तन दा में, ता का परिवर्तन
दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। ता का परिवर्तन किस में हो जाता है? दा में, और हा का परिवर्तन धा में। देखिए यह नियम अगर आपको कठिन लग रहा है तो परेशान मत होइए, पहले मैं व्याख्या देती हूँ, समझाती हूँ, और फिर आपको तो पता ही है ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आप कभी भी ना भूलें। तो सिर्फ आप इत्मीनान रखिए, छोड़ करके मत भागिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक बार फिर से नियमों को रिवाइज कीजिए। यदि ता के बाद चा और छा आएंगे तो ता का परिवर्तन चा में। यदि ता के बाद जा और झा आएंगे तो ता का परिवर्तन जा में। यदि ता के बाद टा और डा आएंगे तो टा का परिवर्तन वही ह्रस्व टा में, और डा का परिवर्तन वही ह्रस्व डा में हो जाता है। यदि ता के बाद ला आता है तो इसका परिवर्तन भी ह्रस्व ला में हो जाता है। तो एक साथ पढ़ लीजिएगा कि यदि ता के बाद टा, डा और ला आएंगे तो इनका परिवर्तन अपने ही वर्ग यानी कि अपने ही वर्ण, जो वर्ण है यही वर्ण का ह्रस्व रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो दो नियम बहुत सरल। ता के बाद चा छा आए तो चा में, जा झा आए तो जा में, टा डा और ला आए तो अपने ही ह्रस्व रूप में हो जाते। अब सिर्फ दो नियम बचे हैं, यानी कि यदि ता के बाद शा आता है तो ता का चा में और शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। यदि ता के बाद हा आता है तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। परेशान मत होइए, जैसे जैसे उदाहरण आएंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा था कि यदि ता के बाद चा आता है तो और छा आता है तो ता का परिवर्तन चा में हो जाता है। तो देखिए उत्धन चारण बराबर उच्चारण। अब देखिए ता के बाद क्या आया है? चा आया है। ता के बाद चा आया है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? चा में हो जाएगा। ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। और यह नियम भी हमने ऊपर पढ़ा था, और वो भी किस चा में? तो ह्रस्व चा में। देखिए यहाँ पर हलंत लिखी हुई है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझिए। और यहाँ ता में भी आपकी हलंत लगी हुई है, तो यह जो हलंत्यम ता है हलंत्यम चा में बदल जाएगा, यानी कि आधे चा में बदल जाएगा। तो उत्धन चारण बराबर हो जाएगा उच्चारण। फिर देखिए अगला है आपका जगत धन छाया। जगत धन छाया। अभी हमने नियम क्या पढ़ा था पहला, कि अगर ता के बाद छा आता है तो ता आपका किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। अब ता आपका किस रूप में लिखा है? हलंत्यम रूप में। तो चा आपका कैसा आएगा? हलंत्यम रूप में, यानी कि आधा चा आएगा। ये देखिए ता और छा का मेल होने पर ता आपका किस में बदल गया है? चा में। तो जगत धन छाया बराबर जगत छाया। नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 2 हमने पढ़ा था कि यदि ता का मेल जा या झा से होता है तो हमेशा ता जा में बदल जाता है। तो देखिए सत्य धन जन बराबर सज्जन। अब देखिए ता का मेल किससे हो रहा है? जा से हो रहा है। ता किस रूप में लिखा है? हलंत्यम रूप में लिखा है। तो ता का परिवर्तन जब जा में होगा तो किस रूप में जाएगा? हलंत्यम रूप में ही आएगा, यानी ता प्लस जा बराबर आधा जा। तो सत्य धन जन बराबर सज्जन। फिर है उत्धन छटिका। उत्धन छटिका। अब ता का मेल किससे हो रहा है? झा से हो रहा है। तो ता प्लस झा बराबर क्या हो जाएगा? आधा जा। तो उत्धन छटिका बराबर उच्च छटिका। उच्च छटिका। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों नियम आसानी से समझ चुके होंगे। अब तीसरा नियम था कि वृहत धन टीका। मैंने आपको बताया था कि यदि ता के बाद टा आए, डा आए, ला आए तो इनका परिवर्तन अपने ही ह्रस्व में हो जाता है। तो ता के बाद क्या आया हुआ है? टा आया हुआ है। तो अब अपने ही ह्रस्व में बदलेगा, यानी कि ता आपका किस में बदल जाएगा? ह्रस्व टा में बदल जाएगा। तो वृहत धन टीका। ता का मेल किससे हो रहा है? टा से हो रहा है, तो इसका ता का टा में ही बदल जाएगा। तो वृहत धन टीका बराबर वृहत टीका। तो ता प्लस टा बराबर ह्रस्व टा। उत्धन डयन। उत्धन डयन। मैंने क्या बताया था कि ता का मेल चाहे टा से हो चाहे डा से हो, दोनों ही रूप में आपके क्या होगा? टा और डा अपने हलंत्यम रूप में हो जाएंगे। तो ता जब डा से मिलेगा तो आधा ता किस में बदल जाएगा? आधे डा में। तो उत्धन डयन बराबर उड्डयन। ता प्लस डा बराबर आधा टा, यानी आधा डा यहाँ पर होगा। तो उत्धन डयन बराबर उड्डयन। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम को। देखिए हमने क्या कहा था? यदि ता के बाद टा है, डा है, ला है तो यह अपने ही ह्रस्व में बदल जाते हैं। तो टा बदल गया, डा बदल गया, तो ला भी तो बदलेगा भैया। काहे भाग रहे हो? छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ छोड़ के भाग जाओगे, यहाँ नहीं पढ़ोगे, कहीं तो पढ़ोगे।
कहीं तो टिकना ही पड़ेगा। तो जब कहीं टिकोगे, इससे अच्छा है जहाँ हो वहीं टिक जाओ। जितना भटकोगे, जितने दिन बाद टिकोगे, उतने बाद ही कहीं टिकने को मिलेगा। और अभी टिक जाओगे तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो भागिए मत, टिके रहिए। बस वीडियो थोड़ा ही बचा हुआ है। तो उत धन लास बराबर उल्लास। अब आधा ता आपका जब ला से मिलेगा तो ता का परिवर्तन ला का आपका जो है ता से मिलेगा, तो ये ता आपका किस में बदल जाएगा? आधे ला में बदल जाएगा। तो ता प्लस ला बराबर आधा ला, यानी कि उत धन लास बराबर उल्लास। अब हमने नियम नंबर आपका जो 5वां था वह यह पढ़ा था कि यदि ता के बाद शा आए, ता के बाद शा सलजम आपका आता है, वो भी ह्रस्व वाला, हलंत्यम उसमें लगा हुआ था, देखिएगा पीछे बैक करके, तो आपका क्या हो जाता है? ता के स्थान पर चा हो जाता है, सा के स्थान पर छा हो जाता है। मैंने क्या कहा था? नियम समझ में अगर नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो बस रुके रहिए, उदाहरण से तो फिट कर ही दूंगी आपके दिमाग में। तो ता का क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो भैया उच्च, अब ता आधा है तो चा आधा ही तो आएगा। तो उत का आपका क्या हो जाएगा? उच्च। और सा का क्या हो जाता है? छा। अब सा भी आपका आधा है तो आधा ही तो छा आएगा। तो उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। और यही नियम आपका था। एक बार देख लीजिए मैंने क्या कहा था। यदि ता का मेल शा से होता है तो ता आपका चा में और शा आपका छा में बदल जाता है। फिर मैंने कहा था कि यदि ता का मेल आपका, अब यही उदाहरण आपका इसी नियम का है कि सत्य धन शास्त्र, तो ता का मेल सा से हो रहा है तो ता आपका आधे चा में और सा आपका छा में। अब यहाँ पर आपका सा जो है वह पूर्ण रूप में आया है, तो अब आपका छा कैसा आएगा? क्या लघु रूप में आएगा? ह्रस्व रूप में आएगा? बिल्कुल नहीं। अब जब सा आपका दीर्घ रूप में है तो सा का परिवर्तन छा में होगा, तो छा भी आपका दीर्घ रूप में ही लिखा जाएगा। तो ता की जगह पर आधा चा और दीर्घ सा की जगह पर छा लिख दिया जाएगा। तो सत्य धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। नेक्स्ट है आपका जो मैंने आखिरी नियम आपको ता संबंधी पढ़ाया था कि यदि ता का मेल हा से होता है, ता का मेल हा से होता है तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। अब देखिए ता जो है वह अपने तीसरे वर्ण में यानी कि दा में और हा धा में बदल जाता है। तो ता दा में बदलेगा तो उत धन हार, तो ता की जगह पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। अब हा की जगह पर क्या होगा? तो धा होगा। अब देखिए जो हा है आपका उत धन हार, तो अब हा आपका जब धा में बदलेगा तो ये आधे धा में बदलेगा, इसलिए धा आपका कहाँ आएगा? दा के नीचे ह्रस्व रूप में आएगा। तो उत धन हार बराबर उद्धार। फिर आपका अगला उदाहरण है तत् धन हित, तत् धन हित। अब देखिए जो तत् धन हित है तो यह आपका दा में बदल जाएगा। तो तत् धन हित यानी कि ता आपका दा में बदलेगा तो तद्धि, अब हा आपका धा में बदलेगा तो तद्धित। तो मैंने आपको नियम क्या पढ़ाए थे? आखिरी के दो नियम कि यदि ता के बाद में शा सलजम आएगा तो ता के स्थान पर चा और सा सलजम के स्थान पर छा हो जाएगा। यदि ता का मेल हा से होगा तो आपके ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। तो अब उम्मीद करती हूँ कि यह ता संबंधी नियम आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे और अब इसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और मेरा जो अपना तरीका है पढ़ाने का कि मैं जितना पढ़ाती हूँ उससे ज़्यादा रिवीजन कराने पर जोर देती हूँ ताकि आप चीज़ों को कभी भी ना भूलें और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होगा? यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए, वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण आए तो वर्ग का पहला वर्ण आपका तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वर्ग का पहला वर्ण पंचमाक्षर में कब बदलता है? जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण यानी कि ना और मा आएगा तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अगला नियम मैंने आपको छा संबंधी पढ़ाया था कि यदि आपके छा का मेल किसी भी ह्रस्व स्वर से या दीर्घ आ से होता है तो छा के पहले हमेशा आधा चा जोड़ दिया जाएगा। ता संबंधी मैंने कितने नियम पढ़ाए? तो नियम नंबर पहला पढ़ाया कि यदि ता का मेल चा या छा से होता है तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। यदि ता का मेल जा और झा से होता है तो ता के स्थान पर जा हो जाता है। यदि ता का मेल टा, डा और ला से होता है तो इसका ही
ह्रस्व रूप लिख दिया जाता है। फिर मैंने नियम पढ़ाया, यदि ता का मेल सा संयम से होता है तो ता के स्थान पर आपका क्या आ जाता है, आधा चा, और सा के स्थान पर छा आ जाता है। यदि ता का मेल हा हल से होता है तो आपके ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ अब ता संबंधी नियम तक आप समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला नियम नंबर 5, यानी कि अब देखिए बहुत ही सरल नियम, बहुत ही सरल नियम, और इस नियम को हम कहेंगे ना संबंधी नियम। कौन सा कहेंगे, ना संबंधी नियम। अब ना आपका किस स्थिति में हो जाता है, देखिए यदि रि ऋषि या रा या शा षटकोण के बाद स्वर का स्वर आपके कौन से, तो कोई भी स्वर हो आपके, या का और पा वर्ग। देखिए वर्ण आपके कौन कौन से लिए गए हैं, इस नियम में यह कहा गया है कि यदि आपके ऋ से ऋषि, रा से रथ और सा षटकोण वर्ण हैं और इसके बाद इनका मेल किससे हो जा रहा है, किसी स्वर से हो जा रहा है, या का वर्ग और पा वर्ग से हो जा रहा है, या अंतस्थ यानी कि यारा लावा से हो जा रहा है, या अनुस्वार यानी कि अंग से हुआ जा रहा है, तो इनमें से एक या अधिक हो, यानी कि इनमें से किसी भी एक से हो या किसी अधिक से भी इनका मेल हो सकता है, तो ना के स्थान पर हमेशा ड़ा हो जाता है। ना के स्थान पर क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। एक बार आसानी से समझ लीजिए कि ऋ से ऋषि, रा से रथ और शा षटकोण के बाद यदि स्वर आ जाए कोई भी, या का वर्ग और पा वर्ग आ जाए, या आपका कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए, या कोई अनुस्वार वर्ण आ जाए, तो हमेशा ना के स्थान पर णा हो जाता है, यानी ना का परिवर्तन णा में कर दिया जाता है। बहुत ही सरल है, उदाहरण देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। प्राधन नाम, प्राधन नाम। अब देखिए पा आपका क्या है, पा वर्ग का पा भी आया है और आपके ये प्रा बना हुआ है, यानी कि पा में आपके रा भी आ रहा है। तो पा वर्ग और रा के साथ में क्या बताया गया था, अगर ना आ जाए, इसके बाद में यदि ना आ जाए तो ना का परिवर्तन हमेशा किस में हो जाता है, ड़ा में हो जाता है। तो प्रधन नाम बराबर प्रणाम, प्राधन नाम बराबर प्रणाम। अब अगर आपको विच्छेद ना दे करके शब्द दिया जाए और विच्छेद पूछा जाए, नियम अगर आप जानते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी कि यहाँ पर प्रा है यानी कि पा वर्ग है, रा रथ है और ड़ा आया हुआ है, यानी कि ड़ा आपका कब आता है, तो अगर आपके पा वर्ग है और रा रथ है तो ना के स्थान पर हमेशा ड़ा आता है, यानी ड़ा की जगह हम क्या लिख देंगे, ना लिख देंगे। तो प्राधन नाम बराबर प्रणाम। इसी प्रकार भूष धन अन बराबर भूषण। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यदि शा षटकोण के बाद, अब देखिए भूषण, यहाँ पर आपका सा षटकोण आया है, किसी स्वर से मेल हो तो आ स्वर से मेल हो रहा है, तो शा के स्थान, ना के स्थान पर आपका क्या हो जाता है, णा। तो भूष धन अन बराबर भूषण। नेक्स्ट है आपका राम धन अयन। अब देखिए आपका माँ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, माँ, और मैंने पहले ही कहा था कि का या पा वर्ग, अब पा वर्ग में ही आपका माँ आता है, यानी कि पा फा बा भा माँ, और माँ का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, यानी कि आ से हो रहा है। तो राम धन अयन बराबर रामायण। अब देखिए माँ का मेल जब आ से होगा तो ना आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, णा में। तो माँ का मेल आ से हो रहा है, यानी कि पा वर्ग का मेल स्वर से हो रहा है, तो ना का परिवर्तन तो निश्चित है, और किस में होगा, अणा में होगा। तो राम धन अयन बराबर रामायण। अगला है प्रधन मान, यानी कि पा है और रा है और इसका मेल किससे हो रहा है, तो माँ से हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रमाण। ना का क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा। मर धन अन बराबर मरण, मर धन अन बराबर मरण। नेक्स्ट है आपका त्रश धन ना बराबर तृष्णा। अब देखिए यहाँ सा षटकोण का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है, और वो भी ना में आपके क्या आया हुआ है, स्वर, आ स्वर आया हुआ है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। तो त्रस धन ना बराबर तृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि यह नियम आप आसानी से समझ चुके होंगे। और देखिए रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं तो यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिए, यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 5, यानी कि माँ संबंधी नियम। देखिए मैं इतनी रिक्वेस्ट से बोल रही हूँ आपसे कि प्लीज़ वीडियो को मत छोड़कर जाइए। मात्र अब आप 5 से 7 मिनट और दे दीजिए और व्यंजन संधि आपकी मुट्ठी में होगी। तो माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम में बताया गया है कि यदि माँ का मेल, अब माँ का मेल किससे किससे होगा, तो यदि माँ का मेल का वर्ग से हो, यदि माँ का मेल
का वर्ग से होगा, तो का वर्ग में जो भी आपके वर्ण आते हैं, का खा गा जो भी आपके वर्ण आएंगे, तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। यदि का मेल यदि माँ मछली जो है आपका, इस माँ का मेल आपके का वर्ग से होता है, तो आपके माँ का जो परिवर्तन है वह अनुस्वार में हो जाएगा या पंचमाक्षर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पंचमाक्षर में। अगर माँ का मेल ऊष्म में यानी कि शा हा में होता है या अंतस्थ यारा लावा में होता है, तो सदैव अनुस्वार में परिवर्तन होगा। तो माँ का परिवर्तन सदैव किस में होगा? अनुस्वार। और अनुस्वार आपकी अंग की बिंदी को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ पर मैंने अंग की बिंदी को इसलिए लिखा हुआ है कि जब माँ का मेल आपका का वर्ग से होता है, तो जो आपका माँ है उसका परिवर्तन आपके का वर्ग के ही पंचमाक्षर में हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि वह पंचमाक्षर ना लिख करके लोग अपनी सुविधा अनुसार उसे अंग की बिंदी यानी कि अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। अगर आपके माँ का मेल ऊष्म साहा अंतस्थ यारा लावा से हो जाता है, तो हमेशा 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 अनुस्वार में ही माँ का बदलाव कर दिया जाएगा। फिर तीसरा नियम है कि यदि माँ का मेल माँ से हो, यदि माँ का मेल माँ से हो यानी कि माँ अपने ही माँ से मिल जाता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि माँ का मेल माँ से हो जाता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से फटाफट 1 सेकंड में बोल दीजिएगा कि यदि माँ का मेल का वर्ग से होता है तो यह अपने ही पंचमाक्षर यानी कि माँ का परिवर्तन का वर्ग के पंचमाक्षर में हो जाएगा या अनुस्वार में हो जाएगा। माँ का मेल यदि ऊष्म अंतस्थ में होता है तो यह हमेशा अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ का मेल हमेशा यदि माँ में हो रहा है तो यह अपने, अगर बात करूँ, किसी भी परिवर्तन को नहीं लेता है, हमेशा माँ का माँ ही रहता है। नेक्स्ट है आपका, अब उदाहरण देख लीजिए, समधन कलन। समधन कलन, अब देखिए माँ का मेल किससे हो रहा है? का वर्ग से हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि सुविधा अनुसार इसे देखिए हम संकलन बात कीजिए, संकलन है, इसे हम का वर्ग के पंचमाक्षर को जोड़ करके भी लिख सकते हैं, वह भी आपका शुद्ध रूप माना जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग सुविधा अनुसार पंचमाक्षर को ना लिख करके सिर्फ शॉर्ट में अंग की बिंदी यानी कि अनुस्वार का ही प्रयोग करने लगे हैं। तो समधन कलन बराबर आपका क्या हो जाएगा? संकलन। क्या आपका जुड़ गया है यहाँ? माँ का जो परिवर्तन है, यह माँ आपको नहीं दिख रहा होगा संकलन में। संकलन में कहीं माँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन ये माँ आपका किस में बदल गया है? तो अनुस्वार में बदल गया है। और क्यों बदल गया है? तो माँ का जो मेल है वह का वर्ग से यानी कि का से हो रहा है, इसलिए माँ आपका अनुस्वार में बदल करके संकलन हो गया है। फिर बात की जाए समयोग की, तो अब माँ का मेल आप देखिए किस में हो रहा है? अंतस्थ वर्ण में हो रहा है ना। मैंने अभी बताया था अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अब माँ का मेल आपका किससे हुआ? या से हुआ। तो अब आपका माँ किस में बदल जाएगा? तो यह तो पहले ही बताया गया था, सदैव अनुस्वार में। तो माँ का मेल जब या में होगा तो माँ आपका किस में बदल गया? अनुस्वार में, इसलिए क्या हो गया? संयोग। समधन सय, अब माँ के बाद क्या आ रहा है? ऊष्म स्वर यानी कि शा हा। तो जब माँ के बाद कोई ऊष्म स्वर आएगा तो भी माँ आपका किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो समधन शय बराबर शनसय। अब माँ के बाद माँ आ रहा है, माँ के बाद माँ आ रहा है। नियम नंबर 3 क्या था आपका? यदि माँ के बाद माँ आएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चाहें तो अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो समधन मान बराबर सम्मान, समधन मान बराबर सम्मान। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि माँ संबंधी नियम में आप कुछ भी याद मत रखिए। माँ का मेल किसी भी वर्ण से हो जाए तो मोस्टली आप क्या करेंगे? बस माँ का परिवर्तन अनुस्वार में कर देना, आपका 99% उत्तर सही रहने वाला है। अगला हम पढ़ेंगे सा संबंधी नियम। तो सा संबंधी नियम में कहा गया है यदि सा से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो, यानी कि अगर आपके सा से पहले कोई भी छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर, छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, कोई भी आपके स्वर आता है तो सा जो है आपका वह हमेशा सा सपेरा वाला सा आपका सा षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक बार आसानी से समझ लीजिए कि सा का मेल किसी
भी स्वर से हो छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर सा का मेल किसी भी स्वर से होता है तो सा के स्थान पर खा, यानी कि अभी सा को हम पहले खा भी बोलते थे तो सा षटकोण में बदल जाता है। सा का मेल किसी भी स्वर को जोड़ता है, अगर सा का मेल किसी भी स्वर से होता है ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर, तो सा सपेरा हमेशा आपका सा षटकोण वाले सा में बदल जाता है। जैसे वी धन सम, अब देखिए वी में आपके क्या आया हुआ है, वी में आपके आया हुआ है ह्रस्व ई, क्या आया है ह्रस्व ई, और ह्रस्व ई को मेल किससे कर रहे हैं, शा से। तो अब इसका आपका क्या हो जाएगा, सा का किस में परिवर्तन हो जाएगा, सा षटकोण में। तो वी धन सम बराबर विषम। अब वी धन साध, अब देखिए ह्रस्व ई है आपकी और उसका मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, तो यह सा आपका किस में बदल जाएगा, शा षटकोण में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर ह्रस्व सा था तो ह्रस्व शा में परिवर्तन हुआ, दीर्घ शा है तो दीर्घ सा में परिवर्तन होगा, यानी कि जो शा है इसके स्थान पर आपका सा षटकोण वाला सा लिख दिया जाएगा। तो वी धन साध बराबर विषाद। नेक्स्ट है आपका सुधन समा, सुधन समा। अब देखिए जो आपके ह्रस्व ऊ है, मैंने क्या कहा था कि सा का मेल किसी भी स्वर से हो, सिर्फ ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर, तो आपका सा हमेशा सा षटकोण में बदल जाता है। तो छोटे ऊ यानी ह्रस्व ऊ का मेल सा से हो रहा है, इसलिए सा के स्थान पर सा षटकोण हो जाएगा। तो सुधन समा बराबर सुषमा, सुधन समा बराबर सुषमा। तो अब एक बार मैं जाने तो नहीं दूंगी, देखिए आप कितना भी भागिए, मैं बस यही कहती हूँ कि जो इस प्लेटफॉर्म के किसी भी वीडियो के अंत तक जुड़ा हुआ है, मैं ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उसे पढ़ाए गए टॉपिक से भिन्न कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अंत तक बने रहिए, जाने नहीं दूंगी। एक बार सिर्फ 2 मिनट आपको रिवीजन करना है। सबसे पहला नियम पढ़ा था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब मेरे साथ बोलिए फटाफट, आपको पूरा समझा चुकी हूँ। बोलिए वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किन किन स्थिति में होगा, यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ वर्ण से हो, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी कि का चा टा ता पा आपका गा जा डा और दा और बा में बदल जाता है। फिर हमने पढ़ा था नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि का चा टा ता पा के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण, उसमें भी केवल ना और माँ आता है, तो वर्ग का जो का चा टा ता पा है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि डा वाणा और ना में बदल जाता है। नियम नंबर 3 हमने पढ़ा था छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम में हमने जाना कि छा का मेल अगर किसी भी ह्रस्व स्वर, छा का मेल किसी भी ह्रस्व स्वर यानी कि सिर्फ दीर्घ आ को भी इसमें मिला लेंगे, ह्रस्व स्वर के साथ साथ दीर्घ आ, तो छा का मेल किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ के साथ होता है तो चा के पहले हमेशा चा को जोड़ दिया जाता है, वह भी किस रूप में, ह्रस्व रूप में। फिर हमने पढ़ा था ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियमों में हमने सबसे पहला नियम पढ़ा था कि ता के बाद यदि चा और छा आते हैं तो ता का परिवर्तन क्रमशः चा में हो जाता है। ता के बाद यदि जा और झा आते हैं तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। ता के बाद यदि टा डा और ला आते हैं तो इनका ही लघु रूप लिख दिया जाता है, यानी कि ह्रस्व रूप। टा का ह्रस्व टा में, डा का ह्रस्व डा में और ला का ह्रस्व ला में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था ता के बाद यदि सा सलजम आता है तो ता का चा में और सा का छा में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि यदि ता के बाद हा आता है तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था ना संबंधी नियम कि किस जगह ना का णा हो जाता है, तो यदि किसी भी शब्द में रि से ऋषि, रा से रथ या सा षटकोण के बाद कोई भी स्वर आता है, या का वर्ग और पा वर्ग का कोई वर्ण आता है, या अंतस्थ वर्ण यानी कि यारा लावा आता है, या अनुस्वार आता है, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आती है या दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो हर स्थिति में जो ना है आपका इसका परिवर्तन णा में कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था माँ संबंधी नियम। बहुत ही सरल नियम था कि यदि माँ का मेल किसी भी का वर्ग के वर्ण से किया जाता है तो माँ का परिवर्तन आपका अनुस्वार या वर्ग का वर्ग के ही पंचमाक्षर में कर दिया जाता है, या माँ का मेल आपके ऊष्म अंतस्थ से होता है तो सदैव माँ का परिवर्तन अनुस्वार में कर दिया जाता है। यदि माँ का मेल अपने ही यानी कि माँ से होता है तो माँ का कोई भी परिवर्तन ना करके इसे अनुस्वार या ह्रस्व रूप में ही लिख दिया जाता है। फिर हमने अपना अंतिम नियम पढ़ा था सा संबंधी नियम कि यदि सा सपेरा के पहले
छोटे आ और बड़े आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो सा के स्थान पर हमेशा सा षटकोण हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको लग रहा होगा कि इतनी देर तो पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ और इसका पार्ट 3 आएगा आपका विसर्ग संधि का। तो अगर आपने स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके, और इंतज़ार कीजिएगा विसर्ग संधि के वीडियो का। और जिन लोगों ने यह वीडियो अंत तक देखा है, मैं यह बात गारंटी से कह सकती हूँ कि अब आप व्यंजन संधि से बनने वाला कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। बस 1 से 2 बार इस वीडियो को और रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको यह मेहनत अच्छी लगी है, समझ में आया है, लगा है कि आपके लिए प्रयास किया गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए और ख़ुद तो लाइक कर ही दीजिएगा अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है। और इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, इसको बड़ा या छोटा बनाना आपके हाथ में है। तो प्लीज़ साथियों इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और इसे नोट्स में कन्वर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।